तो एकदम कांग्रेस पार्टी पूरा समर्थन आपको, जो आपका स्टेटहुड है उसको रीइंस्टेट करने में पूरा हम दम लगा देंगे। और यही वो लाल चौक है। वैसे इस पूरे इलाके को लाल चौक बोला जाता है, इस जगह को घंटाघर बोला जाता है, और ऐसा माना जाता है बहुत खतरनाक जगह है, यहाँ पे कोई आके मतलब तिरंगा नहीं लहरा सकता, और ये सब बातें की जाती हैं। और आज आप देखिए ये लगभग उत्सव बन गया। किसी को ये डर नहीं है कि भी ऐसा झंडा लेके आया हूं जिसको देख के कोई मेरे को गोली मार देगा, कुछ होगा। कुछ नहीं है, मजे से सुबह से हम घूम रहे हैं, बिना प्रोटेक्शन के भी घूम रहे हैं। कहीं कोई डर नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आज राहुल बाबा ने लाल चौक श्रीनगर में तिरंगा फहराया। चलिए, ये तो अच्छी बात है। तिरंगा आजकल हम फहरा सकते हैं क्योंकि वहां से 370 हटा लिया गया। यही कारण है कि अब तिरंगे पर वहां ज़्यादा बवाल नहीं होता है। नहीं तो एक ज़माना था, एक युग था जिसमें यदि कहीं किसी के हाथ में तिरंगा दिख भी जाए तो उसका जीवित बचना लगभग असंभव था। इसीलिए जब याद करते हैं कि जब मुरली मनोहर जोशी जी द्वारा यात्रा की गई थी तो उसमें किस प्रकार से नरेंद्र मोदी उनके साथ थे, उन्होंने जाके लाल चौक पर तिरंगा फहरा दिया था। जो चारों तरफ कहीं बम चल रहा था, कहीं कुछ गोलियों की आवाज़ आ रही थी, कहीं कुछ हो रहा था, फिर भी उन्होंने वहाँ तिरंगा लहरा दिया। उसको बहुत बड़ा एक माना जाता है। लेकिन हमारे राहुल जी जो है वो बड़े आराम से फहरा रहे हैं। वहाँ कोई गोली नहीं चल रही, वहाँ कोई दंगा नहीं हो रहा, वहाँ कोई बम नहीं फेंक रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? 370 हट चुका है। लोग जो है अब मेंटली इस चीज़ के लिए अब तैयार हो गए कि भाई हमको तो अब इंडिया के साथ ही रहना है। नहीं तो मुझे याद है, मैं जब कश्मीर गया था, 2010 की बात है, तो वहाँ पर सब कश्मीर अलग, इंडिया अलग, साफ यही बात होती थी। कहाँ से आए हैं? इंडिया से आए हैं? अच्छा, तो भाई आप इंडिया के नहीं हो? नहीं, नहीं, हम तो कश्मीर के हैं। और ज़्यादा हमारे साथ में एक एस्कॉर्ट था, वो फिर इशारे से मैं मना कर देता था कि इस टॉपिक पे बात आगे मत कीजिए। इतना भय होता था। एस्कॉर्ट का ये हाल था, हमारा जो था वो वर्दी में था, वो कहता था साहब हम आपके साथ नहीं चलेंगे, हम दूर रहेंगे, नहीं तो आपको खतरा हो सकता है। उस कश्मीर से आज का कश्मीर कम से कम इस मामले में तो बहुत बेहतर है। ये अलग बात है कि बहुत कुछ और करना बाकी है जो हो जाना चाहिए था। लेकिन राहुल गांधी जी ने, हमारे पप्पू जी ने एक और बड़ी बात कह दी। अब वैसे भी उन्होंने एक ये तय कर लिया है कि वो लेफ्टिस्ट के भी लेफ्ट में जाके बैठना चाहते हैं। तो वो हर काम जो है इसी प्रकार का करते हैं जिससे कि उनकी पार्टी जो है उसको कोई भी किसी भी प्रकार का कहीं भी समर्थन ना मिले। तो अब उन्होंने ये कह दिया कि साहब यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो आर्टिकल 370 को रीइंस्टेट करेगी। जी, क्या आप सोच सकते हैं क्या? यह ऐसी एक घोषणा है जो मेरे ख्याल से ममता दीदी भी सोच नहीं सकती करने की, और डीएमके भी नहीं सोच सकती, या कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम भी नहीं सोच सकती कि इस प्रकार की कोई घोषणा कर सकते हैं। लेकिन राहुल बाबा है, वो तो कर ही सकते हैं कुछ। उनको तो पता भी नहीं होता वो क्या बोल रहे हैं। तो खैर उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि वो 370 जो है वो वापस लाएंगे यदि सत्ता में आ गए तो भाई राहुल बाबा जी, अब हम आपको ये बता दें कि आपके इस स्टेटमेंट से एक चीज तो तय हो गई निश्चित रूप से कि अब आप पावर में नहीं आने वाले हो। क्यों? क्योंकि इस देश में ये जो एक फ्रिंज है पंचमक्कारों की, उनको छोड़कर देश की 90 से 95% जनता जो है वो आपके मुंह पर थूकेगी अब इस बात से। तो आपने नया-नया कहा है, हो सकता है आज चैनल्स पे इसकी डिबेट हो। वैसे आज चूँकि रविवार है, तो सारी चैनल छुट्टियाँ मना रही हैं, इसलिए कल होगा। हम तो मज़दूर लोग हैं, तो इसलिए हम अभी आपसे बात किए ले रहे हैं।
तो 370 वापस लाओगे कैसे, इसके बारे में कभी सोचा है क्या आपने, राहुल बाबा? तो राहुल बाबा 370 लाने के लिए आपको ध्यान होना चाहिए कि 370 जो था एक टेम्पररी आर्टिकल था। वो टेम्पररी आर्टिकल में उसमें प्रावधान था कि उसके माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन के और जो आर्टिकल्स थे उनको अमेंड किया जा सकता था, और उसके लिए फिर आपको आर्टिकल 368 जिसमें अमेंडमेंट दिया हुआ है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके माध्यम से जाने की आवश्यकता नहीं थी। तो जब उसको उसी आर्टिकल को इसी के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्ट को यूज करते हुए जब यह अमेंडमेंट कर दिया गया कि यह आर्टिकल जो है अब पूरी तरह से भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत चलेगा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आपको 370 दोबारा रीइंट्रोड्यूस करना है भाई साहब, तो आपको धारा 368 के अंतर्गत आपको अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने का अर्थ ये होता है कि संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में अलग-अलग 2/3 मेजॉरिटी आपको चाहिए। तो भाई राहुल बाबा जी, आप कौन से दिवा स्वप्न में जी रहे हो कि आपको लगता है कि आपके अपने जीवन काल में, मैं मानता हूँ कि आप कम से कम 50 वर्ष और जी सकते हो, तो इन 50 वर्षों के, हालाँकि आप चाहोगे नहीं 50 वर्ष जीना, मुझे पता है। लेकिन इन 40-50 वर्षों में जो आपके जीवन के बचे हैं, आपको कैसे लगता है कि आप कभी इस स्थिति में होगे कि आपकी 2/3 मेजॉरिटी दोनों हाउसेस में आ जाएगी, अकेले या सहयोगियों के साथ? तो इसलिए ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। इसलिए आपकी मर्ज़ी में जो आया, वो आपने बोल दिया। वैसे भी आप वहाँ पे गए तो हो वहाँ पूरा गैस लाइटिंग करने के लिए, क्योंकि आपने गैस लाइट कर दिया कि यहाँ पर बाहरी लोग आ रहे हैं। बाहरी का क्या मतलब होता है भाई? एक तरफ तो कह रहे हो कि भारत जोड़ रहे हो, और जम्मू कश्मीर में जाके कह रहे हो कि भई बाहर के लोग आ रहे हैं। यानी कि आप जम्मू कश्मीर को भारत से तोड़ने का कार्य कर रहे हो। वैसे भी पूरी यात्रा में कार्य तो आपने लगभग यही किया है कि आपका एक ही मत था कि किसी तरह से भारत को इस प्रकार से तोड़ो कि आपकी जो राइवल पार्टी है, आपकी जो प्रतिद्वंदी पार्टी है, वो कम से कम लोगों से टूट जाए। तो ये भारत जोड़ो यात्रा तो नहीं थी, ये लोगों को बीजेपी से तोड़ो, इसकी यात्रा थी। और इसमें आप जो है वो पूरी तरह से असफल रहे हो। कोई भी और होता तो 3 महीने क्या, मतलब आपको लगभग 150 दिन लगाए, यानी कि लगभग 5 महीने आपने लगाए इस पूरी यात्रा में। तो इतने दिन यदि कोई चलता पैदल, तो निश्चित रूप से देश का पूरा माहौल परिवर्तित कर देता। लेकिन आपका तो ख़ैर कहना ही क्या है? आपका तो कहना ही क्या है कि आप तो लगातार इसमें जो है मनोरंजन का एक माध्यम बने रहे, और इसी मनोरंजन के कारण आपने जो मनोरंजन का कार्य किया है, उसी के कारण लोग इसको मनोरंजन की तरह ही ले रहे हैं। अब इस तरह की बातें करने से अगर मैं इसकी विश्लेषण करूं, तो हो सकता है आपको वायनाड में कुछ वोट मिल जाए, लेकिन मैं आपको एक और गारंटी दे देता हूं। इस समय आपकी एक सीट है उत्तर प्रदेश में। मैं आपको आज भविष्यवाणी कर रहा हूँ राहुल बाबा कि यह एक सीट आपको, कांग्रेस को, अगले चुनाव में नहीं मिलने वाली। वैसे भी गुजरात में आपको एक भी सीट वैसे ही नहीं मिलेगी। राजस्थान में यदि कोई थोड़ा बहुत चांस था तो आपने 370 की बात कर दी। इसको तो निश्चित रूप से मोदी जी नहीं छोड़ने वाले। आपने तो उनको बैठे-बिठाए एक ऐसी फुल टॉस दे दी है जिसको उनके जैसा अच्छा बैट्समैन तो छक्का मार के स्टेडियम के बाहर ही पहुँचा देगा। और यदि कोई इस तरह का होता कि भई 120 यार्ड के आगे अगर चली जाती है गेंद तो उसको 10 रन दिए जाते, तो वो 10 रन वाला ही शॉट मार देते। तो आप उन स्थानों पर जहाँ बीजेपी सैचुरेट हो चुकी है,
उन स्थानों से आप बीजेपी की एक भी सीट अब कम नहीं कर पाओगे इस स्टेटमेंट देने के बाद में। तो जिन लोगों ने भी आपको ये बताया होगा और जिन लोगों ने भी आपसे ये प्रश्न पूछवाया होगा और आपके दिमाग में ये पहले से डाल के रखा होगा कि यदि इस तरह का प्रश्न आए तो इस तरह का उत्तर देना है, तो आप ये समझ लो कि ये उसी प्रकार का सेल्फ गोल है जो दिग्विजय सिंह ने किया था, तब आपने दिग्विजय सिंह की डांट लगा दी थी, सीधे नहीं तो इनडायरेक्टली। अब आपकी तो डांट कोई लगा नहीं सकता। अब तो आपकी मम्मी भी आपकी डांट नहीं लगा सकती हैं। आप तो जो है वो कद में बहुत बड़े हो गए हैं, यद्यपि अध्यक्ष कोई और है, बेचारे को कोई नहीं पूछता, ना कोई जानता है उसको। तो भाई राहुल गांधी जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने 2024 से तो कम से कम आपको अपने आप को पूरी तरह से अलग कर लिया और आर्टिकल 370 को वापस देने का वादा करने के बाद में हम अब आपको पूरी तरह 2024 के चुनावों से बाय बाय कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।